सर, संसद में ठाकुर ने भी एक अलोकतांत्रिक जैसी बात करी। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने ये बात कही कि जिन लोगों को अपनी जाति का नहीं मालूम वो गणना की बात करते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव ने उनको काउंटर भी किया, उस पर भी आऊंगी। तो आपसे इस बात को थोड़ा इसका विश्लेषण चाहूंगी कि संसद में ये सब पूछा जा रहा है कि जिसे अपनी जाति का नहीं पता वो गणना की बात करता है। इसके पहले भी एक सज्जन खड़े हुए थे जिन्होंने एक मुस्लिम सांसद के लिए क्या क्या बोला था, वो शब्द मैं आपके सामने दोहरा भी नहीं सकता हूं। रमेश बिधूड़ी ने, रमेश बिधूड़ी। तो यहां तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं और उसको प्रोत्साहन सम्मान मिल रहा है कि जो ज्यादा बेहया है, ज्यादा असंसदीय है, ज्यादा कटु। और कोई अनुराग ठाकुर पहली बार नहीं बोल रहे। अनुराग ठाकुर का गालीबाजी का और गोलीबाजी का दोनों का इतिहास है। वो नारे लगवा चुके हैं दिल्ली में। और इधर ये प्रज्ञा जी, किसी से अगर ये कहा जाए कि तुम्हारी जाति का पता नहीं है तो ये बड़ी भयानक गाली है। सहमत हूं, बिल्कुल भयानक गाली है। माने तुम्हारे बाप का पता नहीं है, इससे बुरी कोई गाली होती नहीं है। और इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि ये गाली दी गई है। और गाली क्यों दी गई है? क्योंकि उस सवाल को आप डिरेल करना चाहते हैं। राहुल गांधी की जाति पूछनी है, करा लीजिए जाति जनगणना, आ जाएगा रजिस्टर में कि कौन सी जाति है। उसमें कौन सा शक है? अखिलेश यादव ने भी बहुत जोरदार काउंटर किया है। उन्होंने सीधे पूछा कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं पूछ सकते। और उसमें सबसे बड़ी चीज है प्रज्ञा जी कि आपकी नियति क्या है। आप पूछते समय, मैं मानता हूं कि बहुत सारे भाजपा के लोग कह रहे हैं, अरे साहब आप तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो जाति जनगणना में जब जात पूछी जाती है तो ये नहीं कहा जाता है कि जिसके जाति का पता नहीं है, ये गाली नहीं दी जाती। वो सर्वे के लिए होता है, वो उस पूरे व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होता है। जाति से तो लेस इस देश में कोई नहीं है। लेकिन आपका मकसद क्या है? अगर आपका मकसद ये है कि आपको अपमानित करना है, आप कहीं भी चले जाइए इस देश में, लोग आपसे पूछेंगे, लेकिन उनकी नियति क्या होगी ये जरा देखिए। क्या उनकी नियत ये है कि वो आपको अपमानित करना चाहते हैं तो वो गाली हो जाती है। कोई अगर सामान्य जानकारी के लिए पूछना चाहता है तो वो गाली नहीं है। तो बेसिकली अनुराग ठाकुर की नियत ये थी कि राहुल गांधी को वो अपमानित करे। और उसका सही जवाब दिया अखिलेश यादव ने कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाति पूछने की। ये कहीं भी नहीं है कि आप इस तरह से जाति पूछेंगे, इस तरह से आप कमेंट करेंगे कि जिसकी जाति का पता नहीं है। ये पूछ भी कहां रहे हैं आप? ये जात पूछ भी कहां रहे हैं? आप तो सीधा उस पर हमला कर रहे हैं, सीधा कमेंट कर रहे हैं कि जिसकी जाति का पता नहीं है। ये कमेंट है, ये क्वेश्चन नहीं है प्रज्ञा जी। इसीलिए ऑब्जेक्शनेबल है ये। और अखिलेश यादव ने जो ऑब्जेक्शन किया है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि अखिलेश यादव का अपना दर्द है और वो दर्द कन्नौज के मंदिर का भी दर्द है। वो उनके मुख्यमंत्री आवास को धुला गया था, उसका भी दर्द है। जिस व्यक्ति ने कभी ये महसूस न किया हो कि वो शूद्र है, वो यादव है, उसने आर्मी स्कूल से पढ़ाई की हो, मुख्यमंत्री बनता है तब भी उसको एहसास नहीं होगा। लेकिन जब उसके मुख्यमंत्री आवास को धोया जाता है तो उसको एहसास कराया जाता है। मंदिर में जब पूजा करके बाहर निकलता है, मंदिर को धोया जाता है तो उसको एहसास कराया जाता है। ये लगातार जो अपमान हो रहा है अखिलेश यादव का, अब आप सोचिए कि ये कितनी भयानक है व्यवस्था। इस डेमोक्रेसी में जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा सबसे बड़े सूबे का, उसको इतना अपमानित किया जा रहा है, तो ये व्यवस्था कैसी रही होगी? सदियों से जो लोग गरीब वंचित रहे होंगे उनके साथ क्या व्यवहार किया गया होगा? ये अनुराग ठाकुर जैसे लोगों की मानसिकता, उनके पुरखों की मानसिकता यही है। और इसलिए इस बात का पुरजोर विरोध होना चाहिए। विपक्ष को अनुराग ठाकुर की इस मानसिकता को, जो कभी डॉक्टर अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया था ना,
अभी लगता है कि लोगों की स्मृति में है अभी मनु, तो उस स्मृति को भी जलाना पड़ेगा। सिर्फ मनु स्मृति के जलाने से काम नहीं चला है अभी प्रज्ञा जी, ये जो मनु स्मृति में बैठा हुआ है ना, उसको भी जलाने की आवश्यकता है। उसके लिए विपक्ष को खड़े होना पड़ेगा, तभी इस तरह की मानसिकता से लोग निकलेंगे। और इनको मनुष्य में, मुझे इन पर तरस भी आता है, जो मानसिक रूप से विकलांग लोग हैं। घृणा क्या है? साधारण व्यक्ति के मन में घृणा नहीं होती है, जिसके मन में जो विकृति वाला व्यक्ति है उसके मन में ज्यादा ये सब होता है। अनुराग ठाकुर बेसिकली विकृति वाला व्यक्ति। बीजेपी तो सर अनुशासित पार्टी कही जाती है। तरफ अनुराग ठाकुर इस तरह की गालियां बक रहे थे और मोदी जी शाबाशी दे रहे थे, इसको सर क्या कहेंगे? क्या ये 2024 के चुनाव के बाद इतना हताश हो गए हैं, इतनी बुरी तरह मानसिक तौर पर हार गए हैं कि अपनी मर्यादा खो बैठे हैं, संतुलन खो बैठे हैं, मानसिक संतुलन? इसको समझा क्या जाए सर? प्रज्ञा जी, जिसको आप अनुशासन कह रही हैं, ये दुर्योधन वाला अनुशासन है। तो वहीं तक चलेगा जहां हमारे पक्ष में होगा, तब तो ये अनुशासन की बड़ी दुहाई देंगे। अब जो आरएसएस के लोग शाखा चलाते हैं, लाठी लेकर के कौन सा अनुशासन होता है और कौन सा योगाभ्यास होता है, वो आपकी मानसिकता का दिखाता है ना। कल को लोग पिस्टल लेके योगाभ्यास करेंगे तो क्या कहेंगे आप? वो योगाभ्यास होता है। इस देश के अध्यात्म में योग है, शांति है, तो उसमें इन सब चीजों से आपको मुक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ उल्टा है। तो एक तो अनुशासन बिल्कुल नहीं, इनका वही अनुशासन है कि सत्ता कैसे बनाए रखें। दूसरा, बहुत ऑफेंसिव राजनीति करते हैं नरेंद्र मोदी, और ये अटल आडवाणी से अलग हट करके। अमित शाह का वो आप वक्तव्य याद कीजिए कि हमने सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है। हम र्यूमर कैसे पैदा करते हैं कि एक व्यक्ति ने, किसी ने ट्वीट किया कि अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा या धक्का दिया, जो भी था, और वो खबर 3 घंटे में पूरे देश में चल गई। और उसी में अमित शाह ने कहा था कि कुछ डराने वाले, कुछ हंसाने वाले, ये सब, तो ये डर पैदा करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन 2024 के इलेक्शन में ये खुद डर गए, क्योंकि लोगों ने डरना बंद कर दिया। लोगों ने निकल करके आप में लाठियां भी बरसाई, गालियां भी दी गई, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ वोट करने के लिए लोग पहुंचे, क्योंकि लोगों को सिर्फ चुनाव में मतदान नहीं करना था, अपने बच्चों की तकदीर उनके ध्यान में थी, भविष्य की तस्वीर उनके ध्यान में थी, संविधान उनके ध्यान में था, रोजगार उनके ध्यान में था, महंगाई उनके ध्यान में थी, किसानों की शहादत उनको याद आ रही थी, इसलिए वो निकल करके गए। और अगर ये चुनाव फेयर हो गया होता तो 240 नहीं होते प्रज्ञा जी, 140 के ऊपर नहीं होते। इनको कुल्हन वो है कि हमने सारे हथकंडे अपना लिए, सारा तंत्र हमने लगा लिया, फिर भी हम 240 पर अटक गए। लास्ट में हम अपमानित ही हुए, 2-2 बैसाखियों के सहारे हमको चलना पड़ रहा है। तो खींच वो है। इसलिए जिस व्यक्ति ने पूरा मूवमेंट खड़ा कर दिया चुनाव का, अब वो बात अलग है कि इसके पहले बड़ी मेहनत हो रही थी जमीन पे। राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, तेजस्वी ने जो संविधान अपने हाथ में लेकर के वो पूरी भावनाएं थी उनको खड़ा कर दिया, तो उससे इनको डर लग रहा है कि जिस व्यक्ति ने लोगों के मन से डर निकाल दिया, अब ये उसी व्यक्ति को लेजिटिमेट करना चाहते हैं, उसको डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, उसको डराना चाहते हैं। सर, संविधान से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का वक्तव्य है कि संघ की साख बेदाग है और संघ का आलोचना संविधान की आलोचना है। तो ये कौन सी मानसिकता है सर जो ये कह रही है कि संघ की आलोचना संविधान का है? ये वो संघ है जिस पर 3-3 बार प्रतिबंध लग चुका है, जिसके ऊपर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का आरोप है। खुद सरदार पटेल, जिनको आजकल ये प्रातः स्मरणीय बनाए हुए हैं, सरदार पटेल ने जो पहला प्रतिबंध लगाया था और जब हटाया गया तो उसमें पहली शर्त यही थी कि कभी भी आप पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे, जो इस बार खत्म कर दिया अभी।
कि सरकारी नौकरियों वाले लोग भी आरएसएस ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल। उस समय पाबंदी लगाई गई थी जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी खत्म नहीं किया था। उस आरएसएस को जिस पर 3 बार पाबंदी लगी, जिसने कई बार अपना रंग बदला, जो हमेशा से संविधान के खिलाफ खड़ा रहा, वो संविधान के बराबर कैसे हो जाएगा? आरएसएस ने कभी जी। संविधान को स्वीकार किया? आरएसएस ने संविधान लागू होने के 3 दिन के बाद ही संविधान को कहा था कि यह विदेशी है, हमें स्वीकार्य नहीं है। और क्यों नहीं स्वीकार है? क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं है। इनको तो मनु स्मृति के आधार पर संविधान चाहिए था, और उसको सर अब जगदीप तो धनखड़ कह रहे हैं कि साहब संविधान हत्या दिवस मनाएंगे सर, संविधान हत्या दिवस मनाने की बात करते हैं। दरअसल इनके दिमाग में था वही कि हम संविधान खत्म करेंगे, वो हुआ नहीं। अब रह रह करके इनके भीतर वो याद आ रही है कि हम ये कर नहीं पाए, तो कम से कम प्रतीक में ही करें। लेकिन इस देश के लोग इतने सचेत हैं, जो लोग पहले कह रहे थे, मैं बराबर इस बात का प्रतिवाद करता था कि आप लोगों को ऐसा मत मानिए कि लोग बेवकूफ हैं। इस देश के नागरिक बड़े चेतना संपन्न हैं, और जब उनको ये बात समझ में आएगी, क्योंकि फेल आप हो रहे थे समझाने में उनको, वो बात वहां तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन जैसे ही वो बात पहुंची, वो मोदी ओदी सब खत्म। लोगों ने चैनल बदलना शुरू कर दिए। मोदी जी की लोकप्रियता रसातल तक को पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में पोस्ट पोल जो सर्वे हुआ कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, पहली पसंद राहुल गांधी थे। इसी उत्तर प्रदेश में, जहां पर पूरा राम मंदिर का आंदोलन है, उस फैजाबाद से बीजेपी चुनाव हार गई, जहां पर राम मंदिर का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। बीजेपी को तो बुरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया उत्तर प्रदेश के लोगों ने, आपके हिंदुत्व को खारिज कर दिया। अब आप मानसिक रूप से बीमार हो गए कि अब कैसे हम खड़ा करेंगे, हिंदुत्व हमारा खत्म हो गया, हमारी सारी स्ट्रेटजी फेल हो गई, हमारा पूरा डर खत्म हो गया, आतंक पूरा खत्म हो गया। ये भूल गए हैं कि आतंक से कब तक लोगों को डराया जा सकता है। एक समय और एक सीमा के बाद जब लोग डरना बंद कर देते हैं, तो चाहे वो अश्विनी वैष्णव हो, चाहे निर्मला सीतारमन हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी, फिर उनको या तो जवाब देना पड़ेगा या फिर अलविदा कहना पड़ेगा। फिर आप रिटायरमेंट लीजिए और बैठिए चुपचाप। अगर आप लोगों के लिए नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को जरूरत भी नहीं है आपकी। तो चीजें हैं, एक तो इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं, हम उनमें एक अलग तरह का जोश, अलग तरह का कॉन्फिडेंस, और जिस तरीके से राहुल गांधी को जो अनुराग ठाकुर ने गाली दी, उसके बाद अखिलेश यादव खुलकर काउंटर करते हुए दिखाई दिए, वो ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, भविष्य में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव ये बार बार कहते हैं कि सरकार बहुत ज्यादा दिनों की बैसाखियां टिकने नहीं वाली हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लखनऊ और दिल्ली में भगमच्चर मचा पड़ा है, आपस में ही तलवारों की खींचतान हो गई है। तो सर इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए प्रज्ञा जी, इसमें दो चीजें हैं। एक तो बीजेपी की तरफ से अपनी रणनीति भी है। ये जो उत्तर प्रदेश का पूरा सिनेरियो है, वो जो आतंकवादी हमले हुए कश्मीर में, वो सारे दब गए। रेल दुर्घटनाएं हो, उसी दिन ये बमचक होती है, तो वो खबर दबा दी जाए और गोदी मीडिया पर केवल ये मुद्दा चल रहा हो कि केपी मौर्य ने देखिए योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे दी वगैरह वगैरह। लेकिन है तो ये मोहरे बने हुए हैं कुछ लोग, अमित शाह के, नरेंद्र मोदी के, वो जो कर रहे हैं, उनकी मंशा तो ये है कि योगी आदित्यनाथ बदले, और इशारा भी उनको मिला हुआ है। ये सिर्फ तो खबर दबाने के लिए नहीं कि जिन्होंने यूपी हरा दिया उनको हटाने की हिम्मत नहीं है इनकी, हिम्मत। और वो दृश्य भी उन्होंने कहा कि जिसमें प्रधानमंत्री आते हैं, अमित शाह आते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उनको नमस्कार नहीं करते हैं, और ये दोनों लोग उनकी तरफ देखते तक नहीं है। तो ये योगी की खुली चुनौती है कि अगर आप हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं, तो हम आप अभिवादन भी नहीं करेंगे, जाइए। ये जो चुनौती है दिल्ली वर्सेस लखनऊ की, ये आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही। लेकिन इसका असर किस पे पड़ रहा है? देश के लोगों पर। तो भाई लड़ना है तो घर जाकर के रिजाइन करके लड़िए ना। फिर आप
ये जो सुरफटौवल चल रही है, योगी जी को अगर हटाना है तो मोदी जी काहे चुपचाप बैठे हुए, हटाए उसको, आप खत्म करें। रोज रोज का जो तमाशा चल रहा है, यहाँ लोग मर रहे हैं, कानून व्यवस्था हाथ में आपके नहीं है, कुछ चल नहीं पा रहा है, तो देश के लोगों की जान आप क्यों जोखिम में डाले हुए हैं? अच्छा है, निपट लीजिए पहले, उसके बाद तय करिए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन रहेगा। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो लड़ाई है, जो अब सीधे तौर पर तलवारें जिसमें खिंच गई हैं, ये अंजाम को तो पहुंचेगा। इसमें ये नहीं है कि ये मयान में फिर से तलवारें रख जाएंगी, मयान में आने वाली नहीं है। तलवारें कुछ करने वाली, फैसला तो होगा। ये फैसला कुन ये पूरा मामला है, बस देखना, ये इंतजार करना है कि योगी जी को कब हटाया जाता है। टाइमिंग का केवल खेल हो रहा। देखिए, मैं इसमें 2-3 पॉइंट आपको कहूंगा जी। योगी जी की एक ताकत है, वो है हिंदुत्व। योगी जी की कमी ये रही कि उन्होंने अपने आप को केवल एक जाति का नेता बना लिया, केवल ठाकुर जाति का। तो जो अपर कास्ट भी है, जो बीजेपी का कोर वोटर है, वो भी योगी से नाराज हो गया, खुश नहीं है। दूसरा, जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स योगी की है, जो उनका डीएनए कहें, यूएसपी कहें, वो हिंदुत्व उत्तर प्रदेश में हार गया। तो मोदी के लिए आपदा में अवसर है। तो उन्होंने कह रखा भाई कि अब हिंदुत्व तो पराजित हो ही गया है, 240 जो सीटें आई हैं वो मेरे चेहरे पर आई हैं, तो फिर योगी की कोई जरूरत नहीं है। अब योगी को कैसे हटाया जाए? तो उसके लिए योगी को पहले ओबीसी विरोधी घोषित करना, योगी को संगठन विरोधी घोषित करना, योगी को दलित विरोधी घोषित करना, ये खेल चल रहा है। और अभी ये परवान नहीं चढ़ा है। अनुप्रिया अभी तो पटेल ने शुरुआत अनुप्रिया कर दी। पटेल, संजय निषाद, केशव प्रसाद मौर्य, सबसे ज्यादा सवाल क्या खड़े हुए कि ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं पूरा हो रहा है। तो योगी को पहले ओबीसी के विरोधी साबित करना, इधर ब्रजेश पाठक खड़े हुए हैं तो ब्राह्मण विरोधी साबित करना, संगठन के खिलाफ सीधा, जो केपी मौर्य ने कहा कि संगठन बड़ा है और योगी तो संगठन में किसी की सुनते नहीं है, उनका ब्यूरोक्रेट भी किसी की नहीं सुनता है, यहां कोई प्रोटोकॉल नहीं। कितने विधायकों ने निकल करके बोला कि साहब एसपी हमारी बात नहीं सुनता है, जहां प्रोटोकॉल हमारा प्रमुख सचिव से ऊपर आता है और वो भी नहीं सुनता है। तो दरअसल संगठन को आपने किनारे लगा दिया। ये काम अभी चल रहा है। और जिस दिन योगी आदित्यनाथ को पूरे तौर पर ओबीसी विरोधी घोषित कर दिया जाएगा, ब्राह्मण विरोधी घोषित कर दिया जाएगा, संगठन विरोधी घोषित कर दिया जाएगा, उसी दिन उनसे कहा जाएगा कि चले जाइए मठ, या तो इधर आ जाइए जो मंत्रालय संभालिए। इसके अलावा तो अभी जो योगी की मजबूती है, जो भी मजबूती है, और योगी को अगर आज हटा दे तो भी कुछ नहीं कर सकते योगी आदित्यनाथ। लोग जो कह रहे हैं ना कि योगी की बहुत कोई मजबूती नहीं है, वो नरेंद्र मोदी है और ये भारतीय जनता पार्टी है। शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग चुपचाप बैठ गए। जिस व्यक्ति की लोकप्रियता थी मध्य प्रदेश में, योगी की तो लोकप्रियता भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। लेकिन बाबा में और शिवराज सिंह चौहान में जमीन आसमान का अंतर है रविकांत सर। नहीं, बस यही मैं कह रहा हूं ना। और ये जो टेम्परामेंट है बाबा, पहले चल चुका है। बाबा का जो टेम्परामेंट है वही थोड़े समय के लिए रोके हुए, इसीलिए तो उनको ओबीसी विरोधी घोषित करना है। वो जो यूएसपी है, उस यूएसपी को धीरे धीरे बताया जा रहा है कि हिंदुत्व नहीं चला है, लेकिन जैसे ही उनको ओबीसी विरोधी घोषित किया जाएगा, केपी मौर्य क्यों लगातार टहल रहे हैं, उनको लग रहा है कि मौका मिलेगा, तो तब होगा। ये देखिए, गुजराती जो लॉबी है, योगी आदित्यनाथ कितना भी कहें, कितना भी करें, लेकिन वो लॉबी बहुत मजबूत है। वो जिस दिन चाहे लेंगे उस दिन हटा देंगे। बस वो चाहते ये हैं कि योगी नुकसान कितना करेंगे, पहले इसकी नापजोक हो जाए। कहीं पूरा बीजेपी में सेंधमारी तो नहीं हो जाएगी, जितना भी विरोधी खेमा है वो तो नहीं एक्टिव हो जाएगा। तो पहले दागदार छवि बनाना है योगी की, कि फिर कोई योगी के आसपास आने की कोशिश न करे। और जब ये हो जाएगा तो फिर योगी को हटाना बहुत आसान है। उसी का इंतजार हो रहा है। मैं जितना एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के रूप में जितना मैं समझ पा रहा हूं,
मेरी समझ यही कहती है कि अभी थोड़ा चलेगा ये, और जब योगी को ये लेवल चस्पा कर दिया जाएगा कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं और ओबीसी विरोधी हैं, उसके बाद कोई शिवराज सिंह चौहान, कोई वसुंधरा राजे सिंधिया, कोई नितिन गडकरी फिर चिपकेंगे नहीं योगी से, थोड़ा दूर रहने की कोशिश करेंगे। तो योगी को अकेला बना देना और फिर वहीं से योगी का पत्ता साफ कर देना, इस पर पूरा खेल चल रहा है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस तरीके से पिछले 2 मोटर रेल हादसे हुए, 21 लोगों की मौत हो गई, इतने 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, लेकिन किस तरीके से अश्विनी वैष्णव रील कम रेल मंत्री कह रहे हैं कि ये तो छोटे छोटे विषय है, विपक्ष को इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आज इसी पर बात कर रहे थे। तो लखनऊ और दिल्ली में जो तलवारें खींची हुई हैं, उसका भी विश्लेषण रविकांत सर के साथ कर रहे थे। हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।